तो व्हाट वी आर स्टडिंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ओवरव्यू। इसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कल कंप्लीट हो गया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले जो सेल ऑर्गेनल्स हैं दैट आर सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन है उनके पास। इनकी लोकेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है। व्हाई दे आर एंडोमेम्ब्रेन? बिकॉज they are coordinating with membrane. They are coordinating their function by exchanging membrane. ओके बेटा, क्लियर है? तो हमने अगर यहाँ से इनलार्ज करके हम देख रहे हैं तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जनरेट होता हुआ हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। देन उससे वेसाइकल्स क्रिएट हो रही हैं, वेसाइकल्स रिलीज हो रही हैं, आपस में वेसाइकल्स फ्यूज करके गोल्जी का कॉम्प्लेक्स बना रही है, पूरा गोल्जी बना। फिर अगेन वेसाइकल्स रिलीज, अब कौन सी वेसाइकल है वो हम बाद में बात करते हैं एक एक ऑर्गेनल में। फिर वेसाइकल्स रिलीज हो रही हैं एंड उन वेसाइकल्स का उन वेसाइकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड उनमें मैच्योर एलिमेंट्स हैं जिसकी नीड है। क्लियर? जो इस सेल में फॉर्म हुआ ये सब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। यहाँ पे फाइनल मैचुरेशन हो रहा है, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है बेटा? ये रॉ एलिमेंट बना रहा है, ठीक है, रॉ इंग्रेडिएंट बना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ मेम्ब्रेन, यहाँ मेम्ब्रेन, यहाँ मेम्ब्रेन, यहाँ मेम्ब्रेन एंड देन फाइनली यहाँ मेम्ब्रेन, और ये डॉकिंग के बाद फ्यूजन वाले केस तक मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकली थी और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज हो गई। तो देयर इज साइक्लिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन से, ठीक है, साइक्लिंग ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ से चल रही है। अब इसका रिवर्स हो सकता है, फिर से ये एंडोसाइटोसिस हो जाए तो ये वेसाइकल, लेकिन ये यहाँ जाके नहीं फ्यूज करेगी, ये लाइसोसोम से फ्यूज करेगी एंड उसके बाद दैट इज फर्दर अनदर। ओके बच्चों, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन के आपस में इंटरेक्शन हो रहे हैं, मेम्ब्रेन का ट्रांसफर हो रहा है वन ऑर्गेनेल टू अदर ऑर्गेनेल एंड फाइनली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिसॉल्व मतलब फ्यूज्ड हो जा रही है। ओके बच्चों, क्लियर है? तो एआर का इंट्रोडक्शन देख लिया था। नाउ पार्ट्स ऑफ एआर या टाइप्स ऑफ एआर। देखो, टाइप्स ऑफ एआर से ज्यादा अच्छा है ये पार्ट्स। क्लियर? टाइप्स में तो राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस से आ जाता है SER RER। तो जैसा क्वेश्चन है थोड़ा स्मार्टली अवेयर रहो, पढ़ो वहां पे कि ये टाइप्स बोल रहा है और SER RER से रिलेटेड है, तो इसको क्वेश्चन करो। क्लियर? अगर एक ER के अंदर आप टाइप्स देखोगे तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब किस किस तरीके के हैं, और यहाँ पे दिया भी हुआ है स्ट्रक्चर। ओके, ER सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी कैसे होते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनब्रांच्ड, which are these are unbranched structure which are 400 to 500 angstrom in, अलग है ये, in diameter. The surface of cisternae is rough because ribosomes are attached on the surface. And what is the ribosomal type? That is यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम को लेके बेटा MCQ गलत नहीं करने, क्योंकि ये इजी नहीं आएगा कि डायरेक्ट आपसे पूछेगा, तो बहुत अटेंटिव लेके क्वेश्चन सुनना है। प्रोकैरियोटिक लगाया उसने, माइटोकॉन्ड्रिया लगाया, क्लोरोप्लास्ट लगाया, या उसने साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम पूछा है, या पूरा ओवरऑल सेल के लिए पूछा है। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है, ATS टाइप का रहेगा। ओके, तो सिस्टर्नी कैसे हो गए? जो आउटर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होने वाली स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है उसकी अनब्रांच्ड है, मतलब वो ऐसा ब्रांचिंग में नहीं है, बस आगे की तरफ मूव करती जा रही है, उससे स्ट्रक्चर
इवॉल्व होता जा रहा है एंड देन उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट। ओके, तो मेनली सिस्टर्नी जो रिपोर्टेड होती है वो आरईआर में होती है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे लिख लो सिस्टर्नी के आगे ही आरईआर। ER tubule, these are branched and smooth structure. स्मूथ आते ही मतलब absence of ribosome. Which are 500 to 1000 angstrom in diameter. Ribosomes are not attached on the surface. Okay, सिस्टर्नी कैसे होगी? देखो सिस्टर्नी ऐसे हो गया बेटा, ऐसे हो गया सिस्टर्नी और इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है। ओके, ER SER वाला पोर्शन कैसे हो जाएगा? वो ब्रांच। ओके, ब्रांच रहेगा और स्मूथ सरफेस रहेगा, उस पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होगा, तो उनको ट्यूब्यूल बोलेंगे। ट्यूब्स हैं ब्रांच्ड। अब वेसाइकल्स तो एकदम क्लियर है, जो भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनसे अराइज हो रहा होगा, चाहे सिस्टर्नी से अराइज हो चाहे ट्यूब्यूल से अराइज हो, उनको क्या बोलोगे आप? वेसाइकल। तो दीज आर राउंडेड स्वॉलन स्ट्रक्चर। स्फेरिकल, स्वॉलन मतलब फूले हुए, अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन ने क्या किया? यहाँ सिस्टर्नी, इससे इतना पार्ट डिटैच्ड हो गया, वो कन्वर्ट हो गया वेसाइकल में। ओके, तो ये यहाँ से मेम्ब्रेन लेके निकल गया ये पार्ट, तो वेसाइकल बनाया। अब इसके अंदर वाला लिक्विड तो रह ही जाएगा इसके पास। ओके, और अगर ये RER का होगा तो इसमें प्राइमरी प्रोटीन होंगे, प्राइमरी प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया होगा। अगर ये SER का होगा तो इसमें लिपिड्स होंगे। इज इट क्लियर है बच्चों? डायमीटर दिया हुआ है 250 से 5000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर। क्लियर है बच्चा? तो ER को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसाइकल्स। फिर से इमेज देखना है तो यहाँ पे देखते हैं, चलो ढूंढो। सिस्टर्नी वाला पोर्शन ये हो गया, ये हो गया सिस्टर्नी, ये हो गया ट्यूब्यूल जो स्मूथ दिख रहा है आपको, और ये भी वेसाइकल्स हैं, ये भी वेसाइकल्स हैं। क्लियर? किसी भी साइड से राउंडेड स्ट्रक्चर निकल रहे हो वो सब वेसाइकल्स हो जाए। ओके बच्चा, वेरी गुड। All these 3 types of structure are surrounded by a single unit membrane which is 50 angstrom in thickness. ओके, ये सारी नोट्स लिखने के बाद सुनो, ये सारी नोट्स लिखने के बाद आप सिर्फ सभी अटेंटिव होके सुना करो जो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया करें। ये सभी नोट्स लिखने के बाद आप सिर्फ फिर से एक बार सारे एंगस्ट्रॉम में जो यूनिट दी हुई है ER की, क्लियर? एक बार तो आपको लास्ट में पूरे चैप्टर की एक जगह लिखनी है, टेबल बना लेना, और अभी यहाँ पे ER के नीचे लास्ट में सभी जो यूनिट दी हुई है, तो ऐसे लिखना स्ट्रक्चर जिसके बारे में लिख लो। जैसे यहाँ लिखा मेम्ब्रेन की थिकनेस, तो मेम्ब्रेन थिकनेस आगे उसको वैल्यू लिख लो। कंस्टिट्यूट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन इन अ सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर देन हाफ। ओके, ER के पास मोर देन हाफ टोटल मेम्ब्रेन, मतलब आप एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अब सेल लिखा है तो बेटा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब कुछ आ जाएगा। तो मोर देन हाफ मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? ER को बनाने में। ओके, तीनों स्ट्रक्चर को इंक्लूड है, मतलब कंप्लीट ER की बात हो रही है। फिर से देख लो, RER जिनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, रफ है, ओके, न्यूक्लियर एनवेलप से अराइज है, ये चीज मत भूलना, कभी भी मत भूलना। ये यहाँ से लिंक है, इनके अंदर जो फ्लूइड आता है वो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का फ्लूइड होता है। ओके, फिर ये जो पोर बन रहे हैं, इसी पोर से, पोर यहाँ दिखाया नहीं है, सपोज इधर पोर है तो इस पोर से ही mRNA राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर आते हैं एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्लियर?
यहाँ पे RER नहीं है, इसको स्मूथ बोल दिया। यहाँ पे RE है, राइबोसोम है, तो इसको RER बोल दिया। Now, rough endoplasmic reticulum, it has ribosome attached to the ER membrane. The attachment of ribosome to ER membrane is brought about by glycoprotein called ribofourin. MCQ है बेटा, क्या कह रहा है ये कि आपका जो ER है, इस ER पे अगर आपने अटैच कराया है राइबोसोम, तो उस राइबोसोम और ER के अटैचमेंट के लिए एक प्रोटीन नीडेड है, दैट प्रोटीन इज राइबोफोरिन। ओके, यहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा जो इसकी ज्वाइनिंग में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, जैसे आप सपोज कि आपने मोती आपने माले पे आप स्टिक कर रहे हो, तो यू यूज समथिंग लाइक ग्लू। कोई ग्लू आप यूज करोगे जिससे आप उस थ्रेड पे मोतियों को जोड़ते जा रहे हो। ओके, और वो उसका नेचर कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन है, सिंगल प्रोटीन नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इतना तो मेरे बच्चों को पता है व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन, फटाफट बता दो तो। फटाफट रिप्लाई करो, व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन। So ribofurins are glycoproteins. They are two types, ribofourin 1, ribofourin 2. Mainly ये 1 और 2 बायोलॉजी में कैसे दिया जाता है ना, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो जो पहले डिस्कवर्ड हुआ होगा उसको नाम दे दिया गया राइबोफोरिन 1, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको नाम दिया गया राइबोफोरिन 2। ओके, 2/3 ER in a cell is rough endoplasmic reticulum. जो टोटल ER है उसका 2/3 पोर्शन क्या है? RER। ओके, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है राइबोसोम से रिलेटेड, ध्यान देना। राइबोसोम की 2 यूनिट मैंने बताई हुई है, तो मैं नॉर्मली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ाते वक्त ही बता दिया था कि 50 और 30 है आपका प्रोकैरियोटिक में, एंड 60 एंड 40 है आपकी यूकैरियोटिक में। क्लियर? इसको प्लस करके 80 नहीं लिखना है, ये 70S होता है, ये 80S होता है। दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज बायोलॉजी। क्यों होता है ये भी एक्सप्लेन किया था, और एक बार और एक्सप्लेन होगा जब यूकैरियोटिक राइबोसोम हम बताएंगे। तो व्हाट दैट स्टेटमेंट सेइंग, इन 2 यूनिट में जो राइबोसोम ER की मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है, दैट इज 60S। ओके, इसका मतलब 40S कहाँ गया बेटा? कोई बता पाएगा मुझे? वेयर इज 40S? ये पूरा आपका ट्रांसलेशन मैकेनिज्म आएगा, ग्लूकोज वाले प्रोटीन, ग्लूकोज वाले प्रोटीन, हाँ। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ग्लूकोज के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। 40S वाले राइबोसोम प्रेजेंट है आपके साइटोप्लाज्म में, 60S प्रेजेंट है ER पे। Why this arrangement? This arrangement is for the receiving of mRNA. वो जो सेक्रेटरी चली थी ना बायो बॉस से इंफॉर्मेशन लेके, उस mRNA को कैच करेगा ये, क्लियर, एंड ये लेके आएगा इसके पास, एंड यहाँ पे ये हो गया ज्वाइन, यहाँ पे आ गया mRNA। नाउ ट्रांसलेशन बिगिंस। और भी है बहुत कुछ इसमें, बस अभी आप समरी वे में जान रहे हो कि ट्रांसलेशन बिगिंस। यू नो ना ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉगमा में पहले भी बताया हुआ है, ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, बट दिस इज मेनली प्राइमरी प्रोटीन, क्योंकि मैच्योर कहाँ होगा? गोल्जी में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे? हम सिर्फ 60S बता के नहीं आगे बढ़ सकते थे बेटा, इसलिए हम यहाँ पे गए, आपको पहले प्रोकैरियोटिक रिवाइज किया, फिर यूकैरियोटिक में आए, फिर 60S यहाँ है तो 40S कहाँ है, 40S कहाँ है तो 40S वहां क्यों है, वहां क्यों है? इसका आंसर जब आप ले लोगे, दिमाग में रहेगा, तब आपको पता है कि एक यूनिट राइबोसोम की ER पे है, वो लोकेशन को सेट कर रही है कहाँ पे ट्रांसलेशन होगा,
एंड दूसरी यूनिट उसको mRNA को रिसीव करेगी, न्यूक्लियस से जो mRNA निकल रहा है उसको रिसीव करेगी एंड टेक टुवर्ड्स द लार्जर यूनिट, देन वो पूरा राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, tRNA भी आएगा यहाँ पे, मैकेनिज्म होगी एंड फाइनली जो mRNA जो सेक्रेटरी के पास इंफॉर्मेशन थी वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी एट द साइट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। अब आपका क्या होना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के इस पोर्शन पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, देखो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, जस्ट सपोज ये ब्लू वाली लाइन है mRNA और ये हो गई आपकी mRNA से निकलती हुई प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, ये आ गया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब जैसे जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे चलो अभी मैंने ऐसे जस्ट सपोज ऐसे मैं बोलूं कि ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे सिंथेसिस चल रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन बना वो आएगा इसके अंदर। अब वो इस ल्यूमेन में ट्रेवल करेगा, ल्यूमेन के थ्रू पूरा फाइनल ट्रेवल किया एंड देन वेसाइकल में एंड देन गोल्जी के पास जाए। इज इट क्लियर? इसलिए अब बताओ ये पॉइंट क्या पढ़ाने की नीड बची फिर, मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, पहले ही पढ़ाया, सिस्टर्नी में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, रफ सरफेस है, ठीक है, तो राइबोसोम जिस फंक्शन को कर रहा है वो सिस्टर्नी में होगा या ट्यूब्यूल में होगा, वेयर इज द लोकेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इज इट सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल, कोई कंफ्यूजन? प्लीज रिपीट द लास्ट पॉइंट, अंडरस्टूड, हो गया क्लियर सोनी? गुड, तो mainly made up of cisternae is because cisternae having ribosome, cisternaes are present in RER और ये प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है तो RER में होगा प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिना देखे आंख बंद किए पहला स्टेटमेंट तो सबको पता होना चाहिए, स्मूथ मतलब रफ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस मतलब राइबोसोम नहीं अटैच है, तो इट हैज नो राइबोसोम अटैच टू द ER मेम्ब्रेन। 1/3 ER in a cell is rough, 1/3 रफ कैसे आ गया, स्मूथ हो गए? अरे बेटा कभी कभी मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ ना, स्लाइड आगे बढ़ाती हूँ, अभी यहाँ पे यहाँ से लिया होगा 2/3 को 1/3 कर दिया और ER सेल इन रफ की जगह स्मूथ करना भूल गया, तो तुम खुद कर लेना स्मूथ। mainly made up of tubules, both RER and SER interconvertible। अब देखो ये पॉइंट आपको जब पूछा जाएगा तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखो पहला ER जब बना होगा तो वो आउटर मेम्ब्रेन से बना है न्यूक्लियस के, क्लियर, पहले ER में राइबोसोम अटैच्ड होगा क्योंकि ये सिस्टर्नी होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, धीरे धीरे ये राइबोसोम्स इनसे शेड ऑफ हो गए, आगे मेम्ब्रेन इवॉल्व होती जा रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन आ रही है और यही वाला स्ट्रक्चर पीछे की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है, क्लियर, ये वाला स्ट्रक्चर पीछे की, क्योंकि ये कहाँ से ऐड हो रहा है, ये तो आगे से ऐड हो रहा है, तो ये यहाँ आ गया, अब फिर और टाइम के बाद ये इधर आ गया, ठीक है, इस तरीके से मूव करते करते कहाँ तक गया बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक गया। ओके, अब समझो ये चीज क्या कह रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे जो ओरिजिन हुआ था वो यहाँ तक ट्रेवल जब कर लिया है तभी एक RER के ही राइबोसोम सेड ऑफ हो गए, खत्म हो गए, क्लियर, एंड इट कन्वर्टेड इनटू SER। इज इट क्लियर? ओके, अब दूसरा मेथड देखो, अगर ये राइबोसोम बाद में अटैच्ड हो रहा है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, SER प्रेजेंट है एंड देन राइबोसोम्स अटैच्ड एंड इट कन्वर्टेड इनटू RER। तो एज पर रिक्वायरमेंट, ध्यान से सुनना, एज पर रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, इट इज इंटर कन्वर्टेड, सेल जिस तरीके से सेल को नीड होगा उसके अकॉर्डिंग ये इंटर कन्वर्टेड हो जाएगा स्ट्रक्चर। ओके बच्चा, क्लियर है? The part of ER where RER convert into SER और vice versa, मतलब RER, अब ये जैसे हम लिख रहे हैं इस तरीके से लिख लो,
RER SER में कन्वर्ट हो या SER RER में कन्वर्ट हो, इस फेज को क्या कहेंगे? दिस इज द ट्रांजिशनल ER, ट्रांजिशनल ER। ना आप इसको RER कह रहे हो, ना आप इसको SER कर रहे हो, बिकॉज दैट फेज इज इंटरकन्वर्टेबल। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो सकता है पार्ट आपको SER की तरह दिख रहा हो सकता है उसका पार्ट RER की तरह भी दिख रहा, तो वो क्या होगा? ट्रांजिशनल स्टेज, बीच में, जैसे कोई चीज इंटर कन्वर्जन के बीच में। इज इट क्लियर? बेटा हर एक पॉइंट पे फटाफट बताते जाओ क्लियर है या नहीं, और आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है, वेरी गुड। सी टाइप करना है, सब टाइप किया करो, क्या दिक्कत है? एकदम क्या तकिया उकिया लगा के सो के पढ़ते हो क्या सुबह सुबह? The part of ER where RER converts into SER or vice versa is known as transitional ER. Vice versa का मीनिंग पता है ना? अपोजिट, इधर से इधर हो या इधर से इधर। RER is more stable than SER। दोनों के कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको ये नोट्स क्लियर रहना होगा। RER is basophilic। चलो बताओ what do you mean understand by the basophilic? बेसोफिलिक, फिलिक का मीनिंग याद होना चाहिए, बेस पता है सबको। यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बेस लविंग। लास्ट स्लाइड, दिस वन। डन। यस बेटा, बेसोफिलिक मतलब बेस लविंग। ओके, बेस को अट्रैक्ट करेगा, बेस से बाइंड करेगा। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि वो बेसोफिलिक है या एसिडोफिलिक है। एसिड को अट्रैक्ट करेगा तो एसिडोफिलिक, एंड बेस को अट्रैक्ट कर रहा है, बेस से बाइंड कर रहा है तो बेसोफिलिक। व्हाट इज द रीजन behind that reason is the presence of ribosome that is not dependent on ER membrane। तो ER membrane ऑप्शन में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ER membranous nature is basophilic ऐसे करके आ सकता है RER। दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, RER जो है, SER भी नहीं, RER, क्योंकि राइबोसोम के प्रेजेंस में, showing basophilic nature। The ER at one end may be connected to the cell membrane। ओके, जरूरी नहीं है कि ER पूरा सेल मेम्ब्रेन तक हो। किस स्टेज में वो सेल है, कितना उसका ER डेवलप हुआ है, क्या वो सेल मेम्ब्रेन तक ट्रेवल कर पाया, ठीक है। बट मोस्टली क्या होगा, मैच्योर सेल में कनेक्टेड होगा। एंड एट द अदर एंड इट इज कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इससे रिलेटेड पॉइंट आपके एनसीईआरटी में भी। ER compartmentalize the intracellular space, intracellular space, ओके, विद इन सेल, सेल के अंदर। ठीक, एक तो आपका ये सेल सेल प्रेजेंट हो गए, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, टिश्यू के अंदर कंपार्टमेंट बना दिया। ये आपकी बिल्डिंग हो गई टिश्यू, और ये एक फ्लैट हो गया, ये दूसरा फ्लैट हो गया, ये तीसरा फ्लैट हो गया। नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि एक फ्लैट के अंदर जो आपके रूम बने हैं, उस रूम को कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए इस तरीके से ER पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेटिकुलम नेटवर्क बना दिया। तो उसने क्या किया, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। So that's why it is considered as endoskeleton, not cytoskeleton। ध्यान रखना, साइटोस्केलेटन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, वो सभी स्ट्रक्चर आते हैं, और एंडोस्केलेटन के लिए ER आता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं साइटोस्केलेटन। तो सेल का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया,
सेल के स्ट्रक्चर शेप के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एंडोस्केलेटन कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ ईआर। बहुत पढ़ाते पढ़ाते ही कई बार हो गया, फंक्शन भी आ ही रहा है साथ में। एंडोस्केलेटन फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मेनली नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी कोई स्ट्रक्चर है अंदर, कोई बाउंड्री है, तो वो एक तरीके का मैकेनिकल सपोर्ट देगी ही देगी। ओके, जैसे आपके बोन्स हो गए, तो बोन्स क्या हो गया? साइटोस्केलेटन, लेकिन मसल्स क्या हो गए? एंडोस्केलेटन। क्लियर? बोन्स, मसल्स एक टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्ट करके रख रहे हैं, उनको भी आप कह सकते हो कि एंडोस्केलेटन। अगर आपको ये कवरिंग ना हो तो आपकी बॉडी के बोन्स को, इतनी बोन्स अकेले नहीं मूव कर सकते, ना ही बोन्स इतने प्रोटेक्टिव रहेंगे, तो उसके लिए पूरा उसको एसेसरी सिस्टम की भी नीड है। उसी तरीके से साइटोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन का हो गया। Exchange material from one cell to another, those ER which pass through the plasmodesmata are also known as desmotibules. प्लाज्मोडेस्मेटा के टाइम भी ये पॉइंट बताया हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस बाय ER, अब ये फंक्शन में है इसलिए रिवाइज होगा बेटा, क्लियर? प्रोटीन सिंथेसिस बाय ER in eukaryotic cell, the ribosomes are attached to the ER membrane, RER in cytosol. Synthesis of cholesterol or steroids, they are categorized under the lipids. Their synthesis takes place in SCR. In cell detoxification and toxic substance, by detoxification of toxic substance by SCR, ये भी important है। Detoxification में कौन इन्वॉल्व होता है? RER या SCR? आंसर इज SCR। डिटॉक्सिफिकेशन समझ रहे हो ना, कि कोई भी जैसे एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस हुआ एंड कोई स्ट्रक्चर आया एंड देन उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ले लिया सेल ने, लेकिन कुछ डिटॉक्स है वहां पे, कुछ वहां पे वेस्टेज है, तो एक तो उसको लाइजोसोम अटैक करेगा, क्लियर? फिर कुछ ऐसा डिब्रिस रह जाएगा तो एसईआर भी उसको डिटॉक्सिफाई कर सकता है। सेम वे में ड्यूरिंग द सिंथेसिस अब आपके पास है सपोज 20 मॉलिक्यूल्स हैं किसी सब्सटेंस के, जो भी इनके सब यूनिट है, जैसे प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए कुछ सब यूनिट है, लिपिड्स को फॉर्म करने के लिए कुछ सब यूनिट है, क्लियर? जैसे सपोज कि जैसे मैंने फार्मा इंडस्ट्री में जॉब किया, तो किसी मेडिसिन पैरासिटामोल को बनाने का ऑर्डर आया कि 1 लाख टैबलेट बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जो मटेरियल लेंगे 1 लाख टैबलेट के लिए वो एकदम फिक्स लेंगे, हम हमेशा थोड़ा ओके तो जो सिंथेसिस के टाइम कुछ मैं क्या बता रही थी कि अगर मुझे 1 लाख टैबलेट का ऑर्डर मिला है, तो जो हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे वो इतना रहेगा कि हाँ 1 लाख से प्लस 5,000 टैबलेट का उसमें रॉ मटेरियल रहे। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कुछ लॉस भी होता है। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई भी जो माइक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल्स वहां पे सिंथेसाइज हो रहे हैं इनसाइड द सेल, उनके सिंथेसिस में कुछ वेस्टेज भी होगा। ओके, वेस्टेज हो सकता है, कुछ दूसरे कंपोनेंट बन सकते हैं जो टॉक्सिक हो, तो उन सबको रिमूव कौन करेगा? एससीआर। लिपिड सिंथेसिस एंड इट्स स्टोरेज डन बाय द एससीआर। स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको तो आप ले लो इसका। ओके बेटा, क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। Formation of microbodies, that is smallest membranous cell organelles by SCR. माइक्रोबॉडीज ये पूरा आपको अलग से भी पढ़ना है अभी, आप बस फंक्शंस में एक पॉइंट नोट डाउन कर लो। माइक्रो मतलब छोटा, बहुत छोटा, बॉडी मतलब जिसने फिर से कुछ क्रिएट किया है, जैसे सोमा मीन्स बॉडी, जिसके क्रिएट नहीं, जिसने कुछ कंसीडर किया हुआ है, लिया हुआ है। ओके, उसी तरीके से क्या है, छोटे छोटे बॉडीज जो कि एससीआर से अराइज होंगे। क्या है, कैसे है, वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। नेम नोट डाउन कर लो, पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम, स्फेरोसोम। ओके, पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम,
स्फेरोसोम। डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथवे होते हैं इनके, उसके अकॉर्डिंग ये माइक्रोबॉडीज सेपरेट हो जाते हैं एससीआर से। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इट्स स्टोरेज बाय एससीआर। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको पता है आपके लीवर में ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है, लीवर में ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है। ओके, किससे होती है? ग्लूकोज से। फिर अगर ग्लूकोज आपके फूड में, आपने डाइट में ग्लूकोज नहीं लिया तो ये ग्लाइकोजन स्टोर है, ठीक है, ग्लाइकोजोन से फिर कन्वर्ट कर लिया जाता है ग्लूकोज। और सेल क्या यूज करती है? सेल का फेवरेट, जैसे आपका कुछ कुछ फेवरेट डिश होगा ना, उसी तरीके से सेल का फेवरेट डेजर्ट की तरह है ग्लूकोज। सेल ग्लूकोज ही पसंद करती है। तो जब नीड होता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्च एनिमल में अवेलेबल नहीं होता है, स्टार्च प्लांट में बनता है, जो आपको बताया था बेटा थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के टाइम। ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ओके, तो ये यहाँ पे फूड स्टोरेज है, ये यहाँ पे फूड स्टोरेज है। क्लियर? आपने कुछ खाना खाया, उस खाने से जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर डाइजेस्ट करके बना, दैट इज ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज की नीड नहीं है अभी, सेल को जितना सफिशिएंट था उतना आपने सप्लाई दे रखा है, तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड। ओके, एंड जस्ट सपोज रिवर्स, किसी दिन फास्टिंग रखी हुई है तो आज तो ग्लूकोज की सप्लाई नहीं अंदर जा रही, कुछ खाया ही नहीं है। ओके, तो अब क्या, स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो था उसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस। चलो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, थोड़ा ग्लाइकोजन की लाइसिस करना टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इट्स स्टोरेज बाय एससीआर। इस जो प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको बताया जिसमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हुई, दैट प्रोसेस हेल्प्ड बाय द एससीआर। ओके, मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, जो आप मेम्ब्रेन का कन्वर्जन देख रहे हो, तो इसका मतलब वहां पे लिपिड लिपिड प्रोटीन के चैनल्स बार बार आ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो बायोसिंथेसिस बायोलॉजिकल मेथड से, बायोलॉजिकल प्रोसेस में, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ईआर एट द एंड ऑफ टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। अब आप एक चीज समझ जाओगे कि आपने थोड़ा बहुत सेल डिवीजन अगर रटने के बजाय पढ़ा होगा तो आप वहां पे एक स्टेप पढ़ते होगे कि रटा भी होगा तो भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, ऐसा पढ़ा है? रीअपियर या रीडेवलप, ऐसा पढ़ा है ना? पढ़ा है, वेरी गुड। तो इस केस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर मतलब सारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री थी वो सब चली गई ईआर के अंदर, ईआर बना दिया कंप्लीटली। तब वहां कुछ बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ताकि सेंट्रियोल अपना पूरा स्पिंडल अपरेटस वहां पे बना सके और सेल डिवीजन पूरा कंप्लीट हो सके। फिर जब पूरा सेल डिवीजन हो गया, लास्ट स्टेज जो होता है दैट इज टीलो, टीलोफेज। टीलो मीन्स होता ही है एंड, टीलो का मीनिंग एंड है, कभी भी टीलो वर्ड आपको कहीं पे आए तो आप समझ लो वो एंड के बारे में बात कर रहा है। तो टीलोफेज स्टेज में सेपरेशन होता है, साइटोकाइनेसिस और टीलोफेज इन एक दूसरे के पैरेलल फिर चलने लगती हैं। तो उस केस में आपको पता है फिर दूसरी एक जो पैरेंटल सेल थी ये डिवाइड हो चुकी है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है, तो इसको फिर से यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले बनेगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग होगी। ओके, तो इस समय कहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई? अगेन ईआर कंट्रीब्यूट कर दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। समझना हम क्या बोल रहे हैं। पहले हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर स्टेज आप देखते हो किस केस में देखते हो बताओ? सेल साइकिल के किस फेज में हो जाता है? एंड ऑफ प्रोफेज। चलो अभी मत बताओ तुम लोग, एंड ऑफ प्रोफेज तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है एंड मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम को अटैच करना होता है, इसलिए ये बाउंड्री हटानी पड़ेगी, आप पढ़ाएंगे हम सेल साइकिल में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपियर हुआ तो मेम्ब्रेन कहाँ गई? ईआर में चली गई।
जो मेम्ब्रेन थी वो ER की मेम्ब्रेन बन गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना है तो ER अगेन contribute, ER membrane again contribute in the formation of nuclear membrane, nuclear envelope, एक ही बात है, clear? That is the reappearance. Is it clear? मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, एक बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोलॉजिकल पाथवे को फॉलो करके मेम्ब्रेन की सिंथेसिस हुई। बायोलॉजिकल सिस्टम कहाँ है? सेल अपने आप में बायोलॉजिकल सिस्टम है पूरा। The nuclear membrane is organized by the ER at the end of telophase stage of cell division. Is it clear? ये reappear जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपको समझ में आया? Very good. Formation of Golgi body, SCR release transitional vesicles. अब क्या दूसरे ऑर्गेनल के बनने का टाइम आ रहा है और फंक्शन में वो भी एक फंक्शन ही होगा, तभी तो आपका सिस्टर्नी से या SCR ट्यूब्यूल वाले पोर्शन से देन किसका फॉर्मेशन होगा? गोल्जी apparatus का या गोल्जी बॉडी का। SCR रिलीजेस ट्रांजिशनल वेसाइकल्स। अब मैंने बोला RER यहाँ क्लियर, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, वो सब ट्रैवल करके लास्ट में जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही वेसाइकल बने। तो मोस्टली चांस किससे वेसाइकल बनने का? स्मूथ से। क्लियर? RER से क्यों नहीं बनेगा? RER से बनेगा तो जो वेसाइकल की मेम्ब्रेन बनेगी ना उसके पास राइबोसोम आ जाएगा। समझना इस बात को टेक्निकली। इज इट क्लियर? तो SCR इसलिए लिखा है। कौन से वेसाइकल हैं ये? ट्रांजिशनल वेसाइकल्स। वेसाइकल्स तो सारे वेसाइकल्स कैसे होंगे? स्फेरिकल एंड स्वॉलन स्ट्रक्चर। ट्रांजिशनल क्यों? क्योंकि बिकॉज इट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम ER टू गोल्जी बॉडी। ये छोटे छोटे इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एरो वगैरह लगा के पॉइंट्स लिख लिया करो। और ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, अगेन आई रिपीट, बार बार मैं बताती रहती हूँ। ये नोटबुक आप MBBS करते वक्त भी फिर आपको ओपन करके देखनी पड़ेगी। दैट्स वाई सेल चैप्टर हुआ, बायोमोलिक्यूल हुआ, सेल साइकिल हुआ, ह्यूमन फिजियोलॉजी हुआ। मैं तो ये मानती हूँ पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन होगा ही। तो ये नोट्स ऐसे हैं कि आपको वहां पे भी काम आएंगे, तो बहुत अच्छे से समझते हुए चलो। Okay, why this is transitional? Because it doesn't contains the mature element, mature particles, mature biomolecules यहाँ पे नहीं present है। ये transitional है because ये ER से एक तो गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी फॉर्मेशन का रोल प्ले करेंगी, और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जैसे सपोज प्राइमरी लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो मैच्योर कहाँ होगा? वो मैच्योर होगा गोल्जी बॉडी में। तो अभी वो किस स्टेज में है? ट्रांजिशनल फॉर्म में ही है। Okay, transitional, which organize to form important cell organelle called Golgi body. एक important point लिख लेना additional, microsomes. When cells are disrupted by homogenate. अब देखो टूल्स एंड टेक्निक में जैसे आपने कुछ टेक्निक पढ़ी थी ना, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन, उसी तरीके से होमोजिनेट है। होमोजिनेट क्या है? सेल को अपन ने मिक्सर ग्राइंडर सुना है ना, देखा है ना घरों में मिक्सी चलते हुए, मिक्सर ग्राइंडर, ओके। तो आप वही मैकेनिज्म समझ लो कि मिक्सी में सारे टिश्यू को डाल दिया गया एंड उसको रन कर दिया गया, ठीक। तो अब वो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजिनेशन। होमोजिनेट द ER इज फ्रेगमेंटेड। जो आपका एंडोस्केलेटन था, काफी अदर चीजें भी फ्रेगमेंट होंगी, बट अभी हम किसको फोकस कर रहे हैं? ER को। तो ER इज फ्रेगमेंटेड, सेवरल फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड which are known as
माइक्रोसोम्स। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, ER होमोजिनेशन, प्रोसेस इज होमोजिनेशन। कॉन्सेप्ट में आपको ब्रैकेट में लिख लो एज अ ग्राइंडर, मिक्सचर ग्राइंडर। आपने पूरे सेल को एक रन करा दिया तेजी से, ठीक है। तो फ्रैक्शंस बन गए फ्रैक्शनेट और फ्रैगमेंटेड। इन फ्रैगमेंटेड ER को ही आपने क्या कह दिया, माइक्रोसोम, छोटी बॉडी। ओके, माइक्रोसोम्स वर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय ए क्लॉड। प्रज्वल बेटा कैमरा ऑफ करना। द माइक्रोसोम्स आर नेवर प्रेजेंट इन लिविंग सेल। बेटा वो फ्रैक्शनेट कर दिया गया तो वो लिविंग तो वैसे ही नहीं रहेगी, सेल तो डिस्टर्ब हो गई है। ओके, तो माइक्रोसोम्स कभी भी लिविंग सेल में नहीं होगा, ये भी क्लियर रखना अपने को। इज इट क्लियर? फास्ट रिप्लाई। इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है लेकिन वो क्लियर होनी चाहिए ताकि आप रिवाइज करो और फटाफट ये आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाए। ओके गुड। इन यंग सेल ER इज वेल डेवलप्ड। इन पैंक्रियाटिक सेल्स, अब अगेन कुछ कुछ पॉइंट्स ही है बेटा, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट जो ER से रिलेटेड आते हैं। इन यंग सेल्स ER इज वेल डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंथेसिस चाहिए, नए नए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, लिपिड्स चाहिए, तो उन सब की सिंथेसिस होनी चाहिए। तो ER कैसा रहेगा, वेल डेवलप रहेगा। इन पैंक्रियाटिक सेल, पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज की सेल। पैंक्रियाज कहाँ होता है? व्हाट इज पैंक्रियाज बेटा? बताओ, पैंक्रियाज तो सुना ही होगा। कैसी ग्लैंड है, कैसा स्ट्रक्चर है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड, लास्ट स्लाइड। पैंक्रियाटिक ग्लैंड क्या है बेटा आपकी? पैंक्रियास क्या स्ट्रक्चर है? एक ऑर्गन है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसेसरी रोल प्ले करता है, एंजाइम को सिक्रेट करता है। ले लो लास्ट स्लाइड के स्क्रीनशॉट। एंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह अगर आप देखोगे तो पैंक्रियास के अंदर देयर आर सर्टेन आइलेट और लैंगरहैंस जिनको बोलते हैं सर्टेन स्पेसिफिक टिश्यूज विच इन्वॉल्व इन एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें आप इंसुलिन और ग्लाइकोजन का नाम सुने होंगे, और ग्लूकागॉन का। ग्लाइकोजन बोलते बोलते ग्लाइकोजन ही आ रहा है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं टू मेंटेन द शुगर लेवल, टू मेंटेन शुगर लेवल। वही ऑर्गन है, उसकी सेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि द पैंक्रियाटिक सेल्स पैंक्रियाज में प्रेजेंट होंगी, गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होगी, एलिमेंट्री कैनाल में भी, स्टमक में मोस्टली होती है गॉबलेट सेल्स। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। लीवर सेल को, लीवर से टर्म आता है हेपेटिक, हेपेटोसाइट, हेपेटिक मीन्स लीवर, साइट मीन्स सेल, लीवर सेल आप बोलते हो हेपेटोसाइट्स को। इन सभी के पास SCR वेल डेवलप्ड होंगे क्योंकि ये सब इन्वॉल्व है मोस्टली, ऐसा नहीं कि इनके अंदर प्रोटीन नहीं बन रहा है। पैंक्रियाटिक सेल्स एंजाइम्स बनाती है, तो एंजाइम्स प्रोटीन है, हार्मोन बना रही है, प्रोटीनेसियस भी हार्मोन है वहां पे। तो इस तरीके का नहीं है कि वहां पे प्रोटीन होंगे ही नहीं, लेकिन SCR क्या है, वेल डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन है सब, ठीक है। हेपेटोसाइट्स क्या होती है, बाइल का सिक्रीशन करते हैं। बाइल क्या करते हैं, बाइल लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन RER और SCR का कंट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है, बट प्रेजेंट दोनों ही रहे। ओके, इन मसल्स द ER इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ टर्म लिख देते तुम्हें।
sarcolemma is the plasma membrane of muscles. ओके, मसल्स मतलब मसल फाइबर सेल के अंदर, क्योंकि मसल पूरा टिश्यू हो जाएगा। जब आप मसल फाइबर बोलते हो तो एक सिंगल सेल की बात करते हो। सार्कोलेमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सार्कोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ये मसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स चेंज हो जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ आपको विशेष ऐसा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जस्ट आप उस लोकेशन पे मॉडिफाइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको बोल रहे हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन को बोल रहे हो सार्कोलेमा, एंड जो लिक्विड है उसको बोल दिया आपने प्रोटोप्लाज्म की जगह सार्कोप्लाज्म। तो व्हाट यू यूज्ड हियर वी यूज्ड प्रीफिक्स सार्को to specify that content is related to muscles tissue. Is it clear? Clear बच्चा? These are involved in the exchange of calcium ion Ca2 plus during muscle contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोस्ट नीडेड एलिमेंट इज Ca++, ऐसे जाएगा बेटा अपर 2+। इसके भी पूरी मैकेनिज्म पढ़नी है आपको। ओके, एंड इसका स्टोर हाउस होता है, स्टोर हाउस इनसाइड अ सेल। देखो दो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन दैट इज बोन, बॉडी के अंदर कहाँ है, बोन्स में। क्लियर? सेल के अंदर और मसल सेल्स के अंदर कहाँ है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये पूरा एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट करके चैप्टर है, जिसमें आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हो, वहां पे आपको कवर होगा। तो ये चैप्टर ही क्या है, पूरे आगे के चैप्टर्स की है। इन ओल्ड सेल्स इन एंड इन स्पर्म सेल्स, मतलब मेल गैमेट, आर पुअरली डेवलप, वो सब हो चुका है, उनके फंक्शंस हो चुके हैं। उनको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, स्पर्म सेल्स को मूव करना है, उनको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। और ओल्ड सेल है, उसने मॉडिफिकेशन कर लिए हैं, उसकी लेयर वगैरह डेवलप है, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो चुकी है, उसको कम प्रोटीन की नीड है। अब वो सेल डेथ की तरफ जा रही होगी। ओल्ड सेल जैसे ओल्ड पर्सन होता है, उसी तरीके से ओल्ड सेल किधर जा रही है, टूवर्ड्स द सेल डेथ। इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल एपोप्टोसिस। ये भी आप अपने नोटबुक में ऊपर के साइड में ऐसे स्टार मार्क करके लिख सकते हो। तो सेल डेथ की तरफ सेल जा रही है, तो उसको बहुत नीड नहीं है उसके पास। अब नीड तो है लेकिन कैपेसिटी नहीं बचती है ना। जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, दौड़ भाग नहीं सकते हैं, वीक हो गए पूरी तरीके से। उसी तरीके से आप समझ लो कि सेल भी वीक हो चुकी है और वो अब सेल डेथ के फिनोमिना की तरफ जा रही है, सेल एपोप्टोसिस में जा रही है। तो वहां पे उसको पुअरली डेवलप देखने को मिलेंगे। एंड स्पर्म सेल हाईली एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। दोनों का अरेंजमेंट देख लो, अलग है। स्पर्म सेल दौड़ भाग मचा रखी है, क्लियर, रनिंग करेगी। फॉर द फ्यूजन विद द एग मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल रिलीज होते हैं और एक एग से फ्यूज करने के लिए उनको रेस करनी पड़ रही है एक तरीके से। तो दे आर हाईली एक्टिव, बट दे नीडेड माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी चाहिए। बाकी उनका स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, एनर्जी चाहिए टू नीड फॉर द मूवमेंट, दैट्स व्हाई ईआर पुअरली डेवलप रहेगा। इन डिवाइडिंग सेल्स में अगेन सिंथेसिस वगैरह सब इंटरफेज में हो जाता है। तो डिवाइडिंग सेल जो सेल डिवीजन एम फेज में जा चुका है, वहां पे भी ईआर आपको लेस डेवलप दिखेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर में कन्वर्ट हो गया। एक कॉन्सेप्ट वो भी बता दिया। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपका एनसीईआरटी से लेके एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट, फंक्शनल पॉइंट, स्ट्रक्चरल पॉइंट, एवरीथिंग इज कवर्ड रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चा, ऑल क्लियर? आज के लेक्चर को आपको अगेन सुनना पड़ेगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर को एक बार फिर से सभी स्टूडेंट सुन लेना।
सुन लोगे तो तुम्हारे वो मेमोरी में सेव हो जाएगा परमानेंट। फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप एक्सरसाइज 1 में सॉल्व करो, लिखा होगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से आप अच्छे से सॉल्व करो और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। और टेस्ट के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अब इसको करके आप 1 घंटे में फ्री हो जाओ। डेली आपको 2 आवर्स लेक्चर्स के बाद मिनिमम है ये, मिनिमम। अभी आप धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि मैदान में आए हो, तो 2 आवर्स मिनिमम बायोलॉजी मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आई होप इससे ज्यादा ही पढ़ रहे होगे, बट मिनिमम बायोलॉजी इतना पढ़ना है। इसमें आप डेली कंटेंट जो मैं दे रही हूँ रेगुलर वाला, उसको एक बार आपको रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना है। और क्योंकि आपका टेस्ट आ रहा है तो आप प्रोकैरियोटिक बेसिक्स बायोलॉजी में जो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बनाए, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देखे हो आप लोग, वो सब चीजें अब रिवीजन में रिवाइज करते रहो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल मैंने कहा था रिवाइज कर लेना, अगर वो हो चुका है तो टू गुड है। नाउ कम टू यूकैरियोटिक सेल वॉल, आज की डेट में सेल वॉल रिवाइज कर लेना। इस तरीके से डिवाइड कर करके पढ़ो और संडे को टेस्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो, अच्छे से टेस्ट। चलो बाय बेटा, गुड डे, बाय।